दिल्ली से कोलकाता तक के सफ़र में थकान जैसा तो कुछ नहीं था, पर माँ के थोड़ा आराम कर ले कहने पर मैं फ्रेश होकर माँ के ही रूम में आकर लेट गई। भैया भाभी ऑफिस में थे। माँ घर की मेड जया को किचन में कुछ निर्देश दे रही थी। कल पिताजी की बरसी है। हर साल मैं माँ की इच्छा अनुसार उनके पास जरूर आती हूँ। मैं 8 साल की ही थी जब पिताजी की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। भैया उस समय 12 साल के थे। माँ टीचर थी, अब रिटायर हो चुकी है। 20 सालों के अपने वैवाहिक जीवन में मैं मीठी और अनुज के जन्म के समय ही नहीं आ पाई हूँ, पर बाकी हर साल आती रही हूँ। सुमित मेरे सकुशल पहुँचने की खबर ले चुके थे। बच्चे से भी बात हो चुकी थी। मैं चुपचाप लेटी। कल होने वाले हवन, भैया भाभी और अपने इकलौते भतीजे राहुल के बारे में सोच ही रही थी कि तभी माँ की आवाज़ से मेरी तरंता भंग हुई। ले शोभा, कुछ खा ले। पीछे पीछे जया मुस्कुराती हुई ट्रे लेकर हाजिर हुई। मैंने कहा, माँ इतना सब? अरे सफ़र से आई है, घर के काम निपटाने में पता नहीं कुछ खा कर चली होगी या नहीं। मैं हंस पड़ी। माँ ऐसी ही होती है, मैं जानती हूँ माँ। अच्छा भला नाश्ता करके निकली थी और प्लेन में कॉफ़ी भी पी ली थी। माँ ने एक पराठा और दही प्लेट में रखकर मुझे पकड़ा दिया, साथ में हलवा। मायके आते ही एक मैच्योर स्त्री भी चंचल तरुणी में बदल जाती है। सो मैंने भी ठुनकते हुए कहा, नहीं मैं इतना नहीं खाऊंगी, और हलवा तो बिल्कुल भी नहीं। माँ ने प्यार भरे स्वर में कहा, यह डाइटिंग दिल्ली में ही करना, मेरे सामने नहीं चलेगी। खा ले मेरी बिटिया। अच्छा ठीक है, आप अपना नाश्ता भी ले आओ। हाँ मैं लाती हूँ, कहकर जया चली गई। हम दोनों ने नाश्ता किया। भैया भाभी रात तक ही आने वाले थे। मैंने कहा, कल के लिए कुछ सामान लाना है क्या? नहीं, संडे को ही रवि ने सारी तैयारी कर ली थी। तू थोड़ा आराम कर, मैं जरा जया से कुछ काम करवा लूँ। दोपहर तक राहुल भी आकर मुझसे लिपट गया। मेरे इस इकलौते भतीजे को मुझसे बहुत लगाव है। मेरे मायके में गिने चुने लोग ही तो हैं। सबसे मधुर स्वभाव के कारण घर में एक स्नेहपूर्ण माहौल रहता है। जब आती हूँ अच्छा लगता है। 4 बजे तक का टाइम कब कट गया पता ही नहीं चला। राहुल कोचिंग चला गया तो मैं भी माँ के पास ही लेट गई। माँ दोपहर में थोड़ा सोती है। मुझे नींद नहीं आई तो मैं उठकर ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठकर एक पत्रिका के पन्ने पलटने लगी। इतने में डोरबेल बजी। मैंने ही दरवाज़ा खोला। जया पास में ही रहती है। वह दोपहर में घर चली जाती है, शाम को फिर आ जाती है। पोस्टमैन था, टेलीग्राम था। मैंने उल्टा पलटा। टेलीग्राम मेरे नाम था। प्रेषक के नाम पर नज़र पड़ते ही मुझे हैरत का एक तेज झटका लगा। मेरी हथेलियाँ पसीने से भीग उठी। अनुराग। मैं टेलीग्राम लेकर सोफे पर धंस गई। हमेशा की तरह कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया था अनुराग ने। तुम इस समय यहीं होगी जानता हूँ, अगर ठीक समझो तो संपर्क करना। पता नहीं कैसे मेरी आंखें मिश्रित भावों की नमी से भरती चली गई। ओह अनुराग, तुम्हें आज 20 साल बाद भी याद है मेरे पिताजी की बरसी और यह टेलीग्राम? अनुराग के पास यही एक रास्ता था आखिरी बार मुझ तक पहुंचने का। मेरा मोबाइल नंबर उसके पास है नहीं, ना मेरा दिल्ली का पता है उसके पास। तब यहाँ उन दिनों घर में भी फ़ोन नहीं था। बस यही आखिरी तरीका उसे सूझा होगा। उसे यह हमेशा से पता था कि पिताजी की बरसी पर मैं कहीं भी रहूं, माँ और भैया के पास ज़रूर आऊँगी, और उसकी यह कोशिश मेरे दिल के कोने कोने को उसकी मीठी सी यादों से भरती जा रही थी। अनुराग, मेरा पहला प्यार एक सुगंधित पुष्प की तरह ही तो था। एक पूरा कालखंड ही बीत गया अनुराग से मिले वह संधि पर खड़ी थी। तब मैं जब पहली बार मन में प्यार की कोपल फूटी थी। यह वही नाम था जिसकी आवाज़ कानों में उतरने के साथ ही जेठ की दोपहरी में बसंत का एहसास कराने लगती। तब लगता था यदि परम आनंद कहीं है तो बस उन पलों में सिमटा हुआ जो हमारे एकांत के हम सफ़र होते। पर कॉलेज के दिनों में ऐसे पल हम दोनों को मुश्किल से ही मिलते थे। होते भी तो संकोच, संस्कार और डर में लिपटे हुए कि कहीं कोई देख न ले। नौकरी मिलते ही उस पर घर में विवाह का दबाव बना तो उसने मेरे बारे में अपने परिवार को बताया। फिर वही हुआ जिसका डर था। उसके परिवार में हंगामा खड़ा हो गया और फिर प्यार हार गया। परंपराओं के आगे, सामाजिक नियमों के आगे, बुजुर्गों के आदेश के आगे मुंह सिला खड़ा रह गया था। प्यार क्या योजना बनाकर जाति धर्म परखकर किया जाता है या किया जा सकता है? और बस हम दोनों ने ही एक दूसरे को भविष्य की शुभकामनाएं देकर भरे मन से विदा ले ली थी। यही समझा लिया था मन को कि प्यार में पाना जरूरी भी नहीं। पृथ्वी आकाश कहाँ मिलते हैं भला? सच्चा प्यार तो शरीर से ऊपर
मन से जुड़ता है। बस हम जुदा भर हुए थे, उसकी विरह में मेरी आँखों से बहे अनगिनत आँसू बाबुल के घर से विदाई के आँसुओं में गिन लिए गए थे। मैं इस अध्याय को यहीं समाप्त समझ पति के घर आ गई थी, लेकिन आज उसी बंद अध्याय के पन्ने फिर से खुलने के लिए मेरे सम्मुख फरफरा रहे थे। टेलीग्राम पर उसका पता लिखा हुआ था। वह यही कोलकाता में ही है। क्या उससे मिल लूँ? देखूँ तो कैसा है, उसके परिवार से भी मिल लूँ। पर यह मुलाकात हमारे शांति सुखी वैवाहिक जीवन में हलचल तो नहीं मचा देगी। दिल उससे मिलने के लिए उकसा रहा था, दिमाग कह रहा था पीछे मुड़कर देखना ठीक नहीं रहेगा। मन तो हो रहा था देखूं, मिलूं उससे। 20 साल बाद कैसा लगता होगा, पूछूं ये साल कैसे रहे, क्या क्या किया, अपने बारे में भी बताओ। फिर अचानक पता नहीं क्या मन में आया, मैं चुपचाप स्टोर रूम में चली गई। वहाँ काफ़ी नीचे दबा अपना एक बॉक्स उठाया। मेरा यह बॉक्स सालों से यहीं पड़ा है, इसे कभी किसी ने नहीं छेड़ा। मैंने बॉक्स खोला, उसमें एक और डब्बा था। सामने अनुराग के कुछ पुराने पीले पड़ चुके भावनाओं की स्याही में लिपटे खतों का एक एक पन्ना पुरानी यादों को आंखों के सामने एक खूबसूरत तस्वीर की तरह ला रहा था। ना जाने कितनी भावनाओं का लेखा जोखा इन खतों में था। मुझे अचानक महसूस हुआ आजकल के प्रेमियों के लिए तो मोबाइल ने कई विकल्प खोल दिए हैं। फेसबुक ने तो अपनों को छोड़कर अनजान रिश्ते को जोड़ दिया है। सारा सामान अपनी गोद में फैलाए मैं अनगिनत यादों की गिरफ्त में बैठी थी, जहाँ कुछ भी बनावटी नहीं होता था। शब्दों का जादू और भावों का सम्मोहन लिए ये खत मन में उतर जाते थे। हर शब्द में लिखने वाले की मौजूदगी महसूस होती थी। अनुराग ने एक पेपर पर लिखा था, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। मेरे होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। आजकल के बच्चे इन शब्दों की गहराई नहीं समझ पाएंगे। वे तो अपने प्रिय को मनाने के लिए सिर्फ एक आई लव यू स्माइली का सहारा लेकर बात कर लेते हैं। अनुराग खत में न कभी अपना नाम लिखता था न मेरा, इसी वजह से मैं इन्हें संभाल कर रख सकी थी। अनुराग की दी हुई कई चीज़ें मेरे सामने पड़ी थी। उसका दिया हुआ एक पेन, उसका पीला पड़ चुका एक सफ़ेद रुमाल जो उसने मुझे बारिश में भीगे हुए चेहरे को साफ करने के लिए दिया था। मुझे दिए गए उसके लिखे क्लास के कुछ नोट्स। कई बार तो वह ऐसे ही कोई कागज़ पकड़ा देता था जिस पर कोई बहुत ही सुंदर शेर लिखा होता था। स्टोर रूम में ठंडे ठंडे फर्श पर बैठकर मैं उसके खत उलट पुलट रही थी। और अब यह अंतिम टेलीग्राम, बहुत सी मीठी अच्छी मधुर यादों से भरे रिश्ते की मिठास से भरा। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी, पर कहाँ रख पाऊंगी भला? किसी ने देख लिया तो क्या समझा पाऊंगी? कुछ नहीं। फिर वैसे भी मेरे वर्तमान में अतीत के इस अध्याय की न ज़रूरत है न जगह। फिर पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि मैंने अंतिम टेलीग्राम को आखिरी बार भरी आँखों से निहार कर उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए। मुझे उसे कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मन में कई टेलीग्राम में बसी भावनाओं की खुशबू जो बस गई है। अब इसी खुशबू में भीगी-भीगी फिरती रहूँगी जीवन भर। वह मुझे भूला नहीं है। मेरे लिए यह एहसास कोई ग्लानि नहीं है, प्यार है, खुशी है। दोस्तों, आपकी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब